माइक है सर। आइए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। यस सर। अच्छा, और पहला इंटरव्यू आपका पहले दिया है? सर ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। फर्स्ट है। और मेंस कौन सा है? सर ये मेरा सेकंड मेंस है। अच्छा, गुड। जी सर। एक संघ शासित क्षेत्र है लद्दाख, जी सर। है ना? जी सर। उसमें डिमांड हो रही है कंप्लीट स्टेटहुड की, जी सर। उसको राज्य का दर्जा दिया जाए। पढ़ा हुआ अखबारों में, जी सर। है ना? वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं उसकी। तो इसको कितना लॉजिकल कहा जाएगा? अगर उसको स्टेट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? सर यदि उसको स्टेट बनाया जाएगा तो यदि स्टेट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग हैं, एक तो उनकी मांग पूरी हो जाएगी, और दूसरा ये है कि स्टेट बनने के बाद वहाँ पर अपने आप की एक स्वयं की विधायिका हो जाएगी, और विधायिका के माध्यम से वहाँ पे इलेक्शन होने शुरू हो जाएंगे। जो वहाँ के जो लोग हैं उनके माध्यम से जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं उनकी मांगों को सफलतापूर्वक रख सकेंगे। अगर रिसोर्स का बेस लद्दाख का कम हो जी सर। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कैसे बियर करेगा वह? बट सर रिसोर्सेज यदि कम है, नहीं, आप बताइए मुझे, लद्दाख में कितने रिसोर्सेज हैं कि जो वह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को बियर कर ले अपने? सर रिसोर्सेज तो बहुत थोड़े हैं। हम्म, वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो लद्दाख में बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं, और यदि उन रिसोर्सेज के आधार पर एक फुल्ली स्टेट अगर उसको बना देते हैं तो कहीं ना कहीं वो समस्या कारक भी हो सकता है। तो आपकी क्या राय है, बनाना चाहिए उसको या नहीं, या सर डिमांड गलत है? सर परिस्थितियों के अनुसार सरकार को उस पर एक निष्कर्ष नहीं, निकालना आपको चाहिए। डिसीजन लेना हो, क्या डिसीजन लेंगे? सर वर्तमान समय में नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए? जी सर। अच्छा, तो भारत में जो राज्य बनाए जाते हैं जी सर। वो किस आधार पर बनाए जाते हैं? सर भारत में राज्य सर्वप्रथम जो राज्य बने हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश रहा है, और उसके पश्चात भी यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाषा का इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि अधिकतम राज्य हमारे देश में भाषा के आधार पर बने हैं, और फिर उसके पश्चात कुछ राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भी बनते नजर आए हैं। जैसे कि सर यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर भी एक बड़ा राज्य इसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, और इसी प्रकार हरियाणा और पंजाब भी। यस सर। डेवलपमेंट के आधार पर, ये क्षेत्र के आधार पर? यस, ये क्षेत्र भूगोल के आधार पर? जी सर। भूगोल के आप छात्र हैं? जी सर। पढ़ा होगा आपने मिड अटलांटिक रिज। यस सर। वो क्या है और उस तरह के रिज का निर्माण कैसे होता है? सर जो मिड अटलांटिक रिज है वो अटलांटिक महासागर में अवस्थित एक एस आकार की बहुत बड़ी संरचना है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी, शांत प्रकार के ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से अपसारी प्लेटों के संचरण से हुआ है सर। जी सर। तो और ये स्वयं में एक प्रकार का ज्वाला मैग्मा है जो इस समय जम गया है और समुद्र की सतह के नीचे है सर। समस्थिति भी पढ़ी होगी आपने भूगोल में? यस सर। समस्थिति का आइसोस्टेसी। यस सर। उसके बारे में बताइए कुछ। सर आइसोस्टेसी भूगोल की वो अवधारणा है जिसके अनुसार यह माना गया है कि जो समुद्र की गहराई है और जो पृथ्वी हमारे धरातल पर पाए जाने वाले कई प्रकार के उच्चावच है, जैसे कि पर्वत और मैदान और पठार, ये कहीं ना कहीं समुद्र की गहराई और जो धरातल पर पाए जाने वाले उच्चावच है उसको बैलेंस करते हैं। यही एक समस्थिति की अवस्था है। कौन से फोर्सेस है जो आइसोस्टेसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं? सर ऐसे अंतर्जात और बहिर्जात फोर्सेज हैं, जैसे कि यदि बहिर्जात में बहिर्जात में देखा जाए तो अपर्दन है, अपर्दन, और बहिर्जात में यदि देखा जाए तो तनावमूलक बल और संपीड़न बल दोनों कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए रिज बन जाए और उसी के विपरीत एक ट्रेंच बन जाए, और उसी के विपरीत उसी के साथ में एक वलित पर्वत का निर्माण हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस करने लगते हैं। मुझे एक चीज़ और बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं, जी सर, धर्म के प्रति रुझान कम होता है लोगों का। सर ये लेकिन पिछले 20-25 सालों में मार्केट इकोनॉमी में आने के बाद जी जो धार्मिक कट्टरता है वो बढ़ गई है। जी सर। ये विरोधाभास क्यों दिखता है? सर विरोधाभास का कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि सर ऐसा मानते हैं कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ा है जी सर इकोनॉमी के ग्रो करने के बावजूद? सर जैसे कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, और पिछले कुछ वर्षों से हम देख भी रहे हैं कि हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं ये चीज़ समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन सर ये कहीं ना कहीं लोगों की उत्तेजनाएं प्रभावित है सर। इससे जो भावनाएं उत्तेजना में परिवर्तित हो रही है,
तो कहीं ना कहीं सर इसमें यदि देखा जाए तो कुछ राजनीतिक स्टैंड भी हो सकता है, और इसके साथ में ही लोगों की स्वयं की भावनाएं भी है सर। इकोनॉमी और रिलीजन में क्या रिलेशनशिप है, मैं वो पूछना चाह जी रहा हूँ। सर, इकोनॉमी और रिलीजन में सर यदि सर मान्यता के अनुसार तो यह है, और आर्थिकी के अनुसार भी, कि यदि इकोनॉमी वृद्धि करती है तो कहीं ना कहीं जो ऐसे मुद्दे आते हैं जैसे कि धर्म के मुद्दे, कहीं ना कहीं कम इनका प्रभाव कम होता चला जाता है। और यही कहेंगे कि यदि इकोनॉमी बढ़ेगी तो धार्मिक मुद्दे कम हो जाएंगे, अर्थात इनमें एक प्रतिलोमानुपाती संबंध है तो सर। ऐसा है नहीं ना, सर ऐसा है नहीं। अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है और धार्मिक कट्टरता भी बढ़ रही है, इसके पीछे क्या वजह, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। जी सर, पूरे विश्व में ऐसी स्थिति है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सर इसके पीछे की प्रमुख वजह ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं जो धर्म रहे हैं, धर्म कहीं ना कहीं जैसे कि हम मानते हैं कि धर्म शांति का प्रतीक है, परंतु वर्तमान समय में लोग धर्म को आधार बनाकर अपना जो काम है उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि सर कहीं ना कहीं यदि इस विश्व स्तर पर देखा जाए तो सर आतंकवाद जो कहीं ना कहीं लोगों में धार्मिक उन्माद भी पैदा कर रहा है सर। जी सर। ये जो वर्तमान वर्ष है, जी सर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। जी सर। मिलेट्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? सर मिलेट्स में हमारी वे सब क्रॉप्स आती हैं जो शुष्क क्षेत्र में, जो लगभग शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में उगाई जाती हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, कोको, कुदनी इत्यादि सर। अच्छा, क्या कारण है कि इसको प्रमोट किया जा रहा है? सर इसका कुछ प्रमुख विशेष कारण है सर, जैसे कि हम पिछले साल दर साल से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पिछड़ते जा रहे हैं, और ये भी अनुमान लगाया, अभी एक रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ था कि भारत की 53% महिलाएं ऐसी हैं जो एनीमिया से पीड़ित हैं, और भारत की एक बड़ी जनसंख्या कुपोषण से भी पीड़ित है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए समस्या कारक है। तो भारत सरकार इस मिलेट ईयर को मिलेट आंदोलन में कन्वर्ट करने के बाद ये सिद्ध करने का प्रयास कर रही है कि हम आने वाले समय में भारत को कुपोषण और जो हिडन हंगर है उससे मुक्त करा सकते इसके ह्यूमन हेल्थ से कोई रिलेशन है? जी सर। क्या है? सर जैसे कि जो मिलेट होते हैं सर, मिलेट विटामिन B12 और फॉलिक एसिड और आयरन इत्यादि के प्रचुर स्रोत होते हैं सर। तो यदि अगर इनका उपभोग बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे सर। ठीक है। इस समय भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। जी सर। है ना? जी सर। इसके पहले कौन अध्यक्ष था? कौन सा देश अध्यक्ष? सर इसके पहले G20 का अध्यक्ष सर इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया। जी सर। क्या इससे भारत को लाभ क्या मिल पाएगा? सर इससे भारत को कुछ लाभ हो सकते हैं सर। पहला तो यही होगा, जो मिलेट है सर, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मिलेट आंदोलन को प्रभावी रूप से संचालित करने का प्रयास कर सकता है। और दूसरा सर, जो नवीकरणीय ऊर्जा में भारत बहुत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं भारत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भी नए संकल्प घोषित कराने का प्रयास कर सकता है सर। और इसी के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में तो अपना योगदान दे ही रहा है। इधर ग्रीन एनर्जी की बड़ी चर्चा है। जी सर। क्या है ग्रीन एनर्जी? सर जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी ऐसी एनर्जी है सर जो नवीकरणीय संसाधनों से उत्पन्न होती है, जैसे कि वायु और सौर इत्यादि के माध्यम से, और जो कहीं ना कहीं प्रदूषण को शून्यता की स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इम्पैक्ट था जी, उसको कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी लाई जा रही है। जी सर। इस शेयर मार्केट में जो बहुत एकाएक उतार चढ़ाव चलता रहता है, क्या उसमें कुछ मैनिपुलेशन होता है? सर ऐसा यदि हाल के कुछ संदर्भ में देखा जाए तो सर इस समय चल रही है सर चर्चा कि जो शेयर मार्केट है उसमें कहीं ना कहीं उठापटक चल रही है इस समय, और शेयर बहुत तेजी के साथ बढ़ भी रहे हैं, घट भी रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं यदि अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है सर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उसको भी आधार बना के अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सर उसने भारत की कुछ कंपनीज पर या उद्योगपति पर मैनिपुलेशन का आरोप लगाया है सर। जी सर। अभी एक साल करीब हो रहा है जी, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। जी सर। इसमें नाटो कंट्रीज जो हैं जी, उनका क्या योगदान है? सर इसमें जो यूक्रेन और रूस युद्ध है सर, उसमें कहीं ना कहीं नाटो की अप्रत्यक्ष भूमिका मानी जा रही है सर। प्रत्यक्ष तो नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि सर ये जो युद्ध है सर, वैसे तो इसकी प्रारंभ 2014 से ही मानी जा रही थी, परंतु जब अभी हाल में या वर्ष 2021 में जब अमेरिका ने ये बात कही
कि हम यहाँ पे जो यूक्रेन है वहाँ पर अपनी आर्मी तैनात कर सकते हैं आने वाले समय में। तो इसी के पश्चात रूस यूक्रेन को मना कर रहा था कि आप नाटो में शामिल मत होना, क्योंकि रूस को इस बात का खतरा था कि अगर मान लीजिए यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नाटो की जो आर्मी होगी वो हमारे बॉर्डर तक आ जाएगी, और ये कहीं ना कहीं उसके लिए नकारात्मक रूप होता सर। यस सर। अभी सर रिलीजन और इकोनॉमी की बात कर रहे थे। जी सर। उसी संदर्भ में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी सर। इकोनॉमी जो है रिलीजन के लिए बाधक है या रिलीजन इकोनॉमी के लिए बाधक है? सर यदि देखा जाए तो बाधक तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सर कहीं ना कहीं यदि अगर हमारे कुछ देशों में या अगर देखा जाए तो जैसे कि विकसित देश हैं, रिलीजन उन देशों में भी है, वहाँ की इकोनॉमी रिलीजन के साथ बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि करती प्रतीत हो रही है, और सब जैसे कि अमेरिका हुआ या इंग्लैंड हुआ। परंतु सर यदि कुछ जैसे कि क्या रिलीजन जो है इकोनॉमी को बूस्ट भी कर सकता है? सर कर सकता है सर, कर सकता है, क्योंकि सर जो रिलीजन होता है, रिलीजन की अपनी मान्यताएं भी होती हैं, और रिलीजन के कुछ प्लेसेस भी होते हैं। तो सर यदि जैसे कि रिलीजन के कुछ प्लेसेस होते हैं, यदि उन प्लेसेस को हम पर्यटक स्थल के रूप में घोषित अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं रिलीजन भी इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकता है सर। इस समय हो तो रहा ही। जी सर। अयोध्या को, प्रयागराज जी को, सर, सबको जो है प्रमोट, काशी को। जी सर। हाँ, तो पर्यटन को, उससे तो इकोनॉमी को फायदा मिल रहा है। जी सर। तो क्यों जो है ये कहा जाता है कि जब रिलीजन जो है बहुत उसका प्रचार प्रसार हो जाएगा तो इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह हो जाएगा? सर इससे होगा क्या, मान लीजिए अगर किसी रिलीजन का प्रचार प्रसार हो जाएगा तो देश में कुछ जो अन्य रिलीजन होते हैं उनके मन में नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है कि किसी एक धर्म विशेष के प्रति पॉजिटिव है सरकार और हम अन्य धर्मों के प्रति निगेटिव है। तो उससे क्या होगा, देश के अंदर कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद की भावना पैदा होने लगती है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। क्योंकि सर इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की छवि खराब हो सकती है, जो निवेश इत्यादि को भी प्रभावित कर सकती है सर। तो सर ने पूछा था जी सर कि ये जो मान्यता थी तो अब इस समय टूट रही है, इकोनॉमी भी फ्लोरिश कर रही है। जी सर। और इधर रिलीजन भी काफी चर्चित हो रहा है। जी सर। उसमें एक शब्द जोड़ा था फंडामेंटलिज्म। ये जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है ये क्या है? सर सॉरी सर, ये मुझे मालूम नहीं। धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद, फैनेटिसिज्म, असहिष्णुता। जी सर बताएंगे सर। धार्मिक शायद ऐसा न हो कि भाई एक तरफ इकोनॉमी जो है वो तो मटेरियलिज्म से जुड़ा हुआ है। जी सर। रिलीजन स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा हुआ है। जी सर। जब हम मटेरियलिस्टिक होने के कारण बहुत डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, जी सर, तब उस निराशा को ओवरकम करने के लिए हम धर्म के क्षेत्र में आते हैं, ऐसा मानते हैं? जी सर, ऐसा हो सकता है। और आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सर जाएंगे। ठीक सर। तो मंदिर आप जाएंगे, लेकिन ईश्वर तो यहाँ है। जी सर। है ना, ईश्वर तो मंदिर में नहीं है ना। अगर आप मंदिर में जाके ईश्वर को पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि ईश्वर वहीं पे है। तो ईश्वर तो ऑल परवेजिव है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है। वहीं पे उसी केंद्र पे जाके आप लोग पूजा करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? सर ईश्वर तो सभी जगह पे विद्यमान है। हाँ, तो परंतु ये कौन सी चीज़ है कि साहब यही मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहीं पे ईश्वर है। आपका जो है प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर है, वहीं पे ईश्वर है, और कहीं बाकी जगह ईश्वर। तो आप तो ईश्वर की को चैलेंज कर रहे हैं कि आप ईश्वर नहीं है सब जगह, आप वहीं पे बैठे हैं। सर जैसे कि ईश्वर तो सभी जगह विद्यमान है, तो फिर ये चीज़ कैसे लोगों के दिमाग में कैसे घुसाएंगे? सर ये कहीं ना कहीं जो पहले से धार्मिक मान्यता बन गई है। नहीं, लेकिन सर आप तो पढ़े लिखे आदमी पढ़ाई लिखाई करने के बाद तो ये सब फीलिंग्स तो खत्म हो जाती हैं ना। आप तो समझ जाएंगे, आपको बोला भी जाता है, पढ़ रहे हैं भी, ईश्वर विराजमान है चारों तरफ, है ना। ईश्वर तो हम लोग के अंदर ही है। आप भी ईश्वर है। शंकर की थ्योरी है कि ब्रह्मा के बारे में हम ब्रह्मा है ना। जब तक आप कहेंगे आप हैं, फलाना है, ये है वो, लेकिन आखिरी में तो होगा कि हम ही ब्रह्मा है। जी सर। तो ये फीलिंग्स आप पढ़ने के बाद भी लोग पढ़ा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, बड़े बड़े महर्षि लोग अपना प्रवचन दे रहे हैं, ये सब करने के बावजूद भी हम लोग वहीं पे चले जाते हैं। तो आप रिजल्ट बढ़िया किए, सिलेक्शन हो गया, तो आप यहीं से बैठ के ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। जी सर। जी सर। आप मंदिर में जाके वो लड्डू देकर, लड्डू वाला प्रथा जो है वो तो एक तरीके से
जाकर जो है धन्यवाद साहब आपने कर दिया, तो लड्डू और चढ़ाया पहले साहब मैं आपको चढ़ाऊंगा लड्डू, तो ये तो एक तरीके से घूस टाइप का नहीं हो गया थोड़ा? जी सर, जी सर। लेकिन सर क्या कहें, जो हमारे भारत में एक लंबे समय से ही जो पुरातन समय से ही कर्मकांड की जो व्यवस्था है सर इससे बचने का प्रयास हमें करना चाहिए। परंतु सर यदि अगर वर्तमान समय में इससे बचने का प्रयास करते भी हैं और मंदिर में नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सर अपने परिवार का भी विरोध झेलना पड़ सकता है कि आप अधार्मिक हैं, आप नास्तिक हैं, आपको कुछ नहीं, मतलब कुछ भी कह सकते हैं सर। तो सर कहीं ना कहीं आप भी बताइए, राजा राममोहन रॉय ने किस प्रथा के खिलाफ जो है बहुत बड़ा ऊंचा आवाज उठाया था? सर इसी के सबसे प्रमुख तो यही था, जो बहुदेववाद था। हाँ, बहुदेववाद या बहुदेववाद के मतलब बहुत सारे जो ईश्वर है, ईश्वर की जो ये मूर्तियां हैं इनकी ज्यादा पूजा ना कीजिए, ईश्वर केवल एक ही है। कौन सी प्रैक्टिस थी जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया सबसे? सर मेन प्रैक्टिस उनकी जो सबसे मेन थी सर वो सती प्रथा थी। तो देखिए उन्होंने तो उठाया। जी सर। उनको भी तो घर का झेलना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, लेकिन वो रैशनल आदमी थे, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया, खत्म किया उसको। जी सर। है ना? जी सर। तो आप कह रहे हैं कि साहब हमारे घर में विरोध हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो ये कैसे होगा? सर अब कोशिश करेंगे, अगर आप लोग पढ़े लिखे लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो फिर तो वही होगा। जी सर। सर प्रयास करेंगे, अगर मान लीजिए अगर ऐसी अवस्था आती है तो उससे पूरा बचने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, और रिलीजन और एथिक्स के बारे में ज़रा बताइए आप नैतिक शास्त्र और धर्म, ये दोनों का क्या मामला है? दोनों धर्म में नैतिक शास्त्र है कि नहीं, नैतिक शास्त्र में धर्म है कि नहीं, और धर्म क्यों है, धर्म कैसे इवॉल्व हुआ? सर यदि देखा जाए तो सभी धर्मों में एक बात बहुत ज़्यादा उभयनिष्ठ है, एक कॉमन है कि सर सदा सत्य प्रवचन बोलिए। सभी धर्मों में नैतिक चीज़ें एक ही चीज़ है, उसमें कोई चीज़ नहीं है। ये सर नहीं है तो है सर, बट सर ये सबसे ज़्यादा कॉमन है सभी धर्मों में, सदा सत्य बोलिए। तो फिर इतना ज़्यादा विवाद क्यों है? अगर नैतिक ही है तो धर्म से विवाद क्यों है? सर विवाद आपको लगता नहीं कि नैतिक को अलग कर लिया जाए, धर्म को अलग कर दिया जाए तो पूरा विश्व एक हो जाएगा? जी सर, परंतु सर वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं सर, धर्म तो आदमी को अलग कर रहा है ना। मोरालिटी जो है, एथिक्स आपको जोड़ रहा है, तो जो चीज़ आपको अलग कर रहा है उसको अगर आप बैकग्राउंड में करके जो चीज़ एथिक्स है उसको आगे करेंगे तो इंसानियत के लिए अच्छा होगा। जैसे आपने कहा इकोनॉमी और रिलीजन दोनों ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी और एथिक्स अगर ग्रो करे तो और ज़्यादा ग्रो करेगा। जी सर। रिलीजन तो हैम्पर कर सकता है। बट सर इसकी जो सबसे बड़ी समस्या मानी जा सकती है कहीं ना कहीं सर, ये इसमें यदि अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो राजनीतिक मान सकते हैं सर, क्योंकि सर कहीं ना कहीं जो वर्तमान समय की राजनीति है उसने एक नकारात्मक रूप धारण कर लिया है, जो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर अपने जो सत्ता है उसको पाने का प्रयास कर रही है सर। तो कहीं ना कहीं सर ये भी है, और ये सर केवल किसी एक देश विशेष में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही समस्याएं कहीं ना कहीं विद्यमान है सर, जैसे कि इस्लामोफोबिया। तो एक तरफ G20 चल रहा है, सबको एक किया जाए, एक तरफ ये भी चल रहा है कि अलग अलग किया जाए, ये कैसे दोनों कैसे चल? सर ये बहुत विरोधाभासी समस्या, विरोधाभासी है कि अलग करने का भी प्रयास है और एकजुट होने का भी प्रयास है। ये कैसे होगा दोनों? हाउ कैन बोथ गो टुगेदर? दोनों तो एक साथ नहीं चल सकता है ना सर। दोनों चल तो नहीं सकते हैं, परंतु इनको दोनों को एक साथ करने का प्रयास जरूर किया जा सकता है। ये बताइए, आप दफ्तर में बैठे रहेंगे जी, आप देखेंगे कि जो है शुक्रवार के दिन 1-1:30 बजे जो है जो हमारे मुसलमान भाई वो दफ्तर से निकल के जाके नमाज़ पढ़ने के लिए कहेंगे सर आज हमारा जुमा का नमाज है, चले जाएंगे। जी सर। लेकिन आपका हिंदू भाई आएगा साहब आज मंगल का दिन है, हमको थोड़ा जाना है, तो आप कहेंगे नहीं जाओ, फाइल देखिए, पढ़िए। जी सर। अच्छा, दफ्तर में जब आए हैं, आप ज्वाइन कर लिए हैं, तो वहाँ पे तो आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी को फॉलो करना है ना। उस समय तो बाहर नहीं है, लंच के टाइम आप जा सकते हैं, लेकिन बाकी समय तो जाने का उचित नहीं है। लेकिन कोई आदमी तो इसको तो रोकता नहीं। हिंदू को भी रोकिए, इसको भी रोकिए, आप अपना काम करिए। 2 घंटे के लिए कहाँ चले जाएंगे आप भाई? कि आप अगर प्रशासन में आ जाते हैं कि आप इसको रोक पाएंगे? बोलेंगे उनको कि सब कहाँ जा रहे हैं? सर प्रयास करेंगे यदि वो लोग मानते हैं, और अगर यदि, परंतु सर इसमें एक बड़ी समस्या है सर, यदि अगर हम किसी को भी इस तरीके से अगर कहेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, सबको, मतलब हम ये कहते किसी एक वर्ग विशेष को कहिए, आप सबको रोक सकते हैं। जी सर। तो कहीं ना कहीं सर विरोध का भी इसमें सामना करना पड़ेगा। कोई शिवरात्रि का व्रत करके आया है, मानी शिवरात्रि के दिन आपने बुला लिया, दफ्तर खोल दिया, कोई बहुत जरूरी काम है। जी सर। और वो कह रहा सर आज तो शिवरात्रि हम नहीं आ पाएंगे, सरकारी डिपार्टमेंट है, 24 घंटे पे आपकी नौकरी है,
आपको कभी बुलाया जा सकता है, चाहे त्यौहार हो चाहे छुट्टी हो, रात 2 बजे तब भी बुला सकते हैं। राइट हो गया, दंगा हो गया, है ना। जी सर। और उस समय कहे साहब आज तो मैं उपवास में हूँ साहब, शिवरात्रि है, मैं तो साहब आ नहीं पाऊंगा। सर ऐसी क्या स्थिति में करेंगे हम जो सरकारी आदेश होंगे उनका पालन करने का प्रयास करेंगे सर। जैसा जो सरकारी आदेश होगा उसका पूरा प्रयास तो आप जब पालन करेंगे। आप उसको सस्पेंड करेंगे, कुछ करेंगे, बाकी लोग कहेंगे साहब देखिए ये तो बड़े अधार्मिक आदमी है साहब, ये शिवरात्रि का व्रत है, इनको साहब इन्होंने सस्पेंड कर दिया। परंतु सर हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा कर्तव्य पालन होगा सर, वो धर्म के ऊपर हम उसको मर्यादा देंगे, क्योंकि सर जो धर्म है, धर्म तो सर सभी लोग माने, परंतु हमारा जो कर्तव्य पालन होगा कहीं ना कहीं सर वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म क्या है सर? हमारा कर्तव्य तो पालन। कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। जी सर। ऐसा कोई एक देश बताइए जो भाषा के आधार पर देश बन गया। भाषा कोई देश है जो भाषा के आधार पर देश बना है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। बांग्लादेश, बांग्ला भाषा के आधार पर बांग्लादेश बना है। जी सर। ठीक है मैडम, पूछिए। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भूगोल है। जी मैम। तो आप मुझे बताएंगे कि जो इंग्लिश में भूगोल को हम जियोग्राफी कहते हैं। जी मैम। जियोग्राफी। जी। और हिंदी में भूगोल कहते हैं। जी मैम। इन दोनों के अर्थ क्या है, मुझे समझने में मतलब कि क्या हुआ, क्योंकि दोनों के इंग्लिश में और हिंदी में आई थिंक दोनों के मतलब में अंतर थोड़ा है। मैम जो भूगोल है, भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू जमा गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल सर मैम ये एक गोले का आकार की है। तो भूगोल मतलब पृथ्वी का अध्ययन, जो गोल है उसको हम भूगोल कहते हैं। जियोग्राफी तो मैम जो ज्योग्राफी जो जियो होता है, जियो का हम भूभौतिक के नाम से, कुछ भूभौतिक के नाम से जानते हैं, और ग्राफी जो इसका आकार है मैम। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में पृथ्वी के आकार की बात करता है। जी मैम, जो ज्योग्राफी है वो पृथ्वी के आकार की बात करता है, और जो भूगोल है वो भी पृथ्वी के आकार को ही एक तरीके से इंगित करता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है या भूगोल है। तो आप मानते हैं पृथ्वी गोल है? मैम मानते हैं मैम, पृथ्वी तो पूरी तरीके से तो गोल नहीं है, क्योंकि सर मैम इसका जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं चपटे हैं मैम। तो पृथ्वी पूरी तरीके से गोल ना होकर एक अंडाकार रूप में है मैम। जी मैम। आप मुझे बताएंगे कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी कब होती है? मैम सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है मैम। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम उस समय क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी होती है वो सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंच जाती है अपना चक्कर लगाते हुए, और उस अवस्था को हम उपसौर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सूरज जो सूर्य है वो अपने आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो 3 जनवरी के दौरान ऐसी अवस्था बनने लगती है कि कहीं जो सूर्य होता है वो पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, या पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आ जाती है। ठीक है। अभी आपने सर से बोला कि जैसे कि जो धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करने जी की मैम। बात हुई, जी। आपने बोला कि उसके लिए कभी कभी विरोध करते हैं, परिवार की बात माननी पड़ती है। जी मैम। और आप एक ऐसी पोजीशन को हैंडल करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको पूरी समानता के भाव से और अपना एक डिसीजन आपको लेके चलना पड़ेगा, तो उसके बारे में आप बताएं। कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप क्या करेंगे? मैम ऐसी सिचुएशन यदि आती है, भले ही कहीं कुछ स्थानों पर विरोध हो सकता है, परंतु हम यदि जो हमारे सरकारी आदेश होंगे हम उनका पालन करने का पहला प्रयास होगा। क्योंकि मैम जो विरोध है, विरोध कहीं ना कहीं आज से ही नहीं, विरोध बहुत लंबे समय से चलता रहा है, परंतु जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इतना ज़्यादा लंबे समय से स्थायी नहीं रही जितनी अब है, और हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि हम सरकारी आदेश का पालन करें। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो सरकारी आदेश जो भी मिलेगा, जो भी जारी किया जाएगा, उसमें और आपके जो विचारधारा में अगर अंतर हो और आपको लगता है कि ये ज़्यादा वेलफेयर सोसाइटी के लिए, तो क्या करेंगे? मैम इसमें हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का प्रयास करेंगे और उसके माध्यम से निष्कर्ष लेंगे। यदि हमारा निष्कर्ष समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तो हम उसकी तरफ अपना निष्कर्ष बढ़ाने का प्रयास करेंगे, या उसकी तरफ बढ़ेंगे। सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? मैम 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? मैम वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड। मैम अभी एक पीएम श्री योजना हुई है, पारित हुई है, वो क्या है उसके बारे में बताएंगे? पीएम श्री, सॉरी मैम याद नहीं। स्कूल के लिए योजना निकाली गई है। जी मैम। चलिए, एक जियोग्राफर जो होता है, जो जियोग्राफी को स्टडी करता है उसे जियोग्राफर कहते हैं, जियोग्राफर के घर बोलते हैं, और एक जियोलॉजिस्ट होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? सॉरी मैम, डिफरेंस क्लियर नहीं है।
ज्योग्राफी और जियोलॉजिस्ट में आपको कोई डिफरेंस लगता है? मैम हाँ बता सकते हैं मैम। जो भूगोल का अध्ययन करता है उसको हम ज्योग्राफर के नाम से जानते हैं, और जो भूभौतिकी का अध्ययन करता है पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को, उसको हम जियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो क्या अंतर होता है ज्योग्राफी और जियोलॉजी में? मैम जो ज्योग्राफी होती है वो संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन की बात करती है, परंतु जो जियोग्राफी है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की बात करती है। आंतरिक संरचना। जी मैम। अगर सपोज दैट आपने एक पोजीशन हैंडल कर ली, अगर आप बन जाते हैं प्रशासनिक अधिकारी और आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि एक बड़ी हायरार्की करके एक तरफ से सिफारिश आई हुई है और एक सेम उसी बात को सुनने के लिए उनको, और जो उनके ऑपोजिट खड़ा है वो एक नॉर्मल बैकग्राउंड का है। जी मैम। और आपको उधर से भी है कि आपको इनकी बात को पहले सुनना और इनकी बात को, तो आप क्या करेंगे? कभी कभी होता है कि एक हायरार्की से आ रही है अथॉरिटी से, और आप ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आपको दोनों के लिए फैसले लेने, तो आपका क्या फैसला होगा? मैम ऐसी परिस्थिति में पहले तो मैम जो सरकारी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। सरकारी आदेश जैसे कि अथॉरिटी से कोई हमारे लिए कुछ ऑर्डर आता है या आदेश आता है ऊपर से, उसका पालन किया जाएगा, और उसका पालन करने के तुरंत पश्चात ही हम जो दूसरे साथी होंगे या दूसरे लोग होंगे उनको भी कहेंगे कि आप इन लोगों की भी समस्या का समाधान कीजिए जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक साथ दोनों काम करने का प्रयास करेंगे मैम। लेकिन अगर एक ही चीज के लिए दोनों ही आए हुए हैं और वो गलत है होते हुए लेकिन हायरार्की से, और वो सही है वो, लेकिन उनके पास कोई सोशल बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि कोई हायरार्की हो, तो मैम यदि अगर कोई भी अगर उसमें यदि जो ज़्यादा हैवी है, अगर मान लीजिए उनमें वो किसी प्रकार की अगर कमियां हैं तो हम उनका पक्ष ना लेके पहले जो लोग आए हुए हैं अपने काम के लिए उनका पक्ष लेंगे मैम। यानी आप जो सही है जो जी। सच है उसका नहीं। जी मैम। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए जी कि सर। उत्तर प्रदेश को पहले कहा जाता था जी सर। इट वाज अ सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल ब्रिलियंस। जी सर। ठीक है, ओवर द ईयर बहुत डिक्लाइन हुआ, ऐसा सांस्कृतिक और बौद्धिक जो क्षरण हो रहा है उसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? सर इसके सर कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो सांस्कृतिक रूप से या जो बौद्धिक रूप से है तो ये कहीं ना कहीं कुछ अनियमितताओं के कारण हुआ है सर। कुछ अनियमितता रही है बताइए मुझे। सर, जैसे कि जो स्मारक रहे हैं उनका सही तरीके से संरक्षण ना हो पाना, और जो सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, मैं बुलाता हूँ। ओके सर। आओ बैठो। दो तीन बातें हैं बताने लायक। जी सर। बाकी तो ऐसे तो बॉडी लैंग्वेज बाकी तो ठीक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू आर चेयरफुल ऑल्सो, पोटेंशियल भी है तुम्हारे पास, जी सर। है ना। कुछ आंसर्स में क्या है कि हर बार ये कहना कि मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करूंगा, अथॉरिटी से आदेश आएगा तो फॉलो करूंगा, तो एक तरीके से रोबोटिक नहीं लग रहा ब्यूरोक्रेसी? यू आर गोइंग टू बी एसडीएम, जी सर। तो अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। आपके पास तो नियम कानून सब है, सब शासनादेश है, सब कुछ है। आप पूछने जाएंगे तो डीएम मैन ऑन द स्पॉट हैं आप, बिल्कुल। आप ही को तो निर्णय लेना है। आपका आप उनसे विवेक पूछेंगे जो सर है। लाठी चार्ज करे कि ना करे, उनको क्या मालूम वहाँ पे क्या भीड़ कर रहा है, क्या कर रहा है ना। जी सर। अंतरात्मा के बजाय विवेक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मैं पूछता हूँ उस प्रश्न को कि जो कहा ना कि अंतरात्मा की बात सुनो, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की थ्योरी ये पढ़ी होगी हर्बर्ट साइमन की, जी सर। जिसने कहा है कि रैशनैलिटी और वैल्यूज का मिक्सचर होना चाहिए डिसीजन में। तो केवल अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करेंगे तब तो व्यक्तिनिष्ठ डिसीजन हो गया ना। जी जी सर। हाँ। तो व्यक्तिनिष्ठ जो डिसीजन अधिकारी को नहीं लेना चाहिए। और अंतरात्मा कहाँ होता है, कैसे पता चलेगा अंतरात्मा सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? ठीक है ना। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। कब है इंटरव्यू तुम्हारा? सर 15 मार्च को। बहुत टाइम है। बटन कोड का बंद रखना है ना, कोर्ट का बटन बंद रखना आगे, अच्छा सर। वहाँ बैठोगे तो। जी सर। 15 को है ना। जी सर। थोड़ा सब्जेक्ट देख लो। ज्योग्राफी तो ठीक है तुम्हारा, जी। ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं है, और करंट देख लेना थोड़ा थोड़ा। एनालिटिकल जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो देखने के लिए कि आप स्पॉट पे जो है अचानक आप उसके बारे में क्या बोल पाएंगे। जी सर। हाँ, जैसे ऐसे है, जैसे पूछ रहे हैं ऐसे टाइप का है ना, 50 वर्ड में ऐसे बताइए, ये 100 वर्ड में ऐसे, तो ऐसे टाइप का चीज़ है। अचानक वो आपके सामने रखा जा रहा है, आप उसके बारे में बोलिए। जी सर।
इससे आपका मेंटल फैकल्टी और रैशनल आउटलुक को जज किया जा सकता है। प्रिसाइज होना चाहिए आंसर। precise। जैसे मान लो मैंने और सर ने भी पूछा ना इकोनॉमिक्स और रिलीजन का या रिलीजन और एथिक्स का रिलेशनशिप, तो प्रिसीजन चाहिए उसमें। जी सर। संबंध है अगर इन जगहों पर संबंध है, नहीं है तो यहाँ नहीं है। अब एथिक्स रिलीजन में जैसे एथिक्स सब जगह है, एथिक्स बिना एथिक्स के रिलीजन संभव बिना नहीं एथिक्स है। है, लेकिन वही। एथिक्स को जो है अगर आप एथिक्स को जो है एक तरीके से दम देने के लिए रिलीजन आता है। आप अभी क्राइम करेंगे तो भी सीआरपीसी आईपीसी पुलिस उठा लेगा। जी सर। आप किसी लड़की से दोस्ती कर रखे हैं कि साहब हम शादी कर लेंगे, पीछे से आएंगे और पीछे से बनने के बाद एक अमीर लड़की से शादी कर लिया, तो वो लड़की कहेंगी ठीक है आपने हमको शादी नहीं किया, धोखा दिया, आपने प्रॉमिस किया था, इसका तो कोई जवाब पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। जी सर। लेकिन वो कहेगा ठीक है भगवान आपको सजा देगा। तो एथिक्स को ईश्वर जो है सपोर्ट करता है जी सर। है ना, मोरालिटी को स्ट्रेंथन करने के स्ट्रेंथन लिए करता है, रिलीजन आता है, गॉड की बात की जाती है। ये बात है। रिलीजन, एथिक्स, रिलीजन, फिलोसफी, धर्म और दर्शन का संबंध है ना, रिलीजन और लॉ का संबंध। दूसरा ये है ये सब ध्यान में रहना सर ने भी पूछा था, रिलीजन और फंडामेंटलिज्म दोनों अलग चीजें हैं। हाँ अलग है। इसी तरह रिलीजन और कम्युनलिज्म ये बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। और धर्म वो सांप्रदायिकता नहीं है। ये सब शब्द मत बोलना, इस्लामोफोबिया, ना, ना, ये ना। सब शब्द नहीं ये सब वर्ड बोलना न बोलिएगा। हाँ है ना। वी कैनॉट चार्ज एनी रिलीजन। संप्रदायवाद जो है कम्युनलिज्म वो निगेटिव एस्पेक्ट हुआ उसका बिल्कुल बिल्कुल। रिलीजन का। किसी भी धर्म रिलीजन तो का और नाम परवेजिव है, सब रिलीजन अपना अपना थॉट है, बाकी का भी थॉट है। आप देखिए क्या है अच्छा है क्या बुरा है, अच्छे थॉट्स को ले लीजिए, जो आपको रैशनलिस्टिक आउटलुक से आपको नहीं लगे उसको मत स्वीकार करिए। सर और कुछ बस और बस कमियां? क्वेश्चन पूरा प्रॉपर सुन लेने के बाद आप आंसर करिए। सर बीच में सर जब क्वेश्चंस बोल रहे थे जो मैंने माइंड किया, तो उनके पूरा होने से पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप पहले दे दीजिए। थोड़ा Let सुनो। him be finished। ठीक है। ठीक है सर। लेकिन टाई तैयारी को करो, पैंट में गोंज क्यों रखा है, टाई को निकालो। सर टाई बाहर है। हाँ बाहर है। बाहर सर। आनी चाहिए। ठीक है, 15 मार्च को है ना। बटन एक बहुत बटन टाइम जरूर आराम से बीच वाला बंद कर लीजिएगा, है ना। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Thank और you, बीच sir। में जब मॉक होगा तो 1-2 मॉक और देखेंगे फिर उसके ठीक है बाद, सर। है ना। अभी तो और देर है, मौका- इंटरव्यू देर है ना अभी। जी सर अभी ठीक है। सर आज ये हमारा फर्स्ट इंटरव्यू था सर। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात वो नहीं, ठीक हो है। जाएगा धीरे धीरे, हाँ। डोंट वरी। तो सही है सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जो सुधार की बात है वो बता दी गई, जी बाकी ऐसे ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर।